न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा जानवरों को हाईवे और सरकारी संस्थानों से हटाने का दिया 8 हफ्तों में आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा जानवरों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 हफ्तों में स्टेट रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हाईवे और सरकारी संस्थानों में जानवरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगली सुनवाई तक यह बताना होगा कि आवारा जानवरों को हटाने और सरकारी संस्थानों को की फेंसिंग करने के लिए क्या कदम उठाए गए। आदेश में हाईवे, रोड और एक्सप्रेसवे में से गाय, भैंस और अन्य जानवर हटाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य सरकारी संस्थानों में बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा जानवर परिसर में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा हर संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए जो और नगर निगम, नगरपालिका नियमित निरीक्षक करेगी। पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर में ले जाकर नसबंदी के बाद रखा जाएगा और उन्हें फिर से वही छोड़ना मना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सुप्रीम कोर्ट ने DGCA और केंद्र को नोटिस जारी किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में पायलट इन कमांडो कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA को नोटिस भेजा है। याचिका में विमान हादसे की स्वतंत्र, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि हादसे में पायलट की गलती थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, यह दुर्घटना दुखद है, लेकिन पिता को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उसके बेटे पर आरोप लगाया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट में पायलट पर कोई दोष नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने विदेशी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पायलट पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अगली खबर, बाबा बागेश्वर निकले 145 किलोमीटर की पदयात्रा पर, भक्तों को दिलाएंगे 7 संकल्प। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर शुक्रवार से 10 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं। यह 145 किलोमीटर लंबी यात्रा छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक होगी। पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, जातिवाद समाप्ति और देशभक्ति का संदेश फैलाना बताया गया है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि इस दौरान भक्तों को 7 संकल्प दिए जाएंगे, जिसमें यमुना की शुद्धि, ब्रजधाम की सुरक्षा, सामाजिक समरसता, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, विचारों की क्रांति, लव जिहाद बंद करना और गौ अभयारण्य का निर्माण शामिल है। पदयात्रा के दौरान हर दिन राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। 50,000 से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यह पदयात्रा हिंदुओं के समर्थन में। अगली खबर, जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमी ने सड़क पर मचाया हंगामा, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के जालौन जिले में प्रेमिका की शादी वाले दिन उसके प्रेमी ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। घटना बघौरा बाईपास के पास हुई, जहां लड़की और लड़के के परिवार की स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी के अनुसार प्रेमी शादी रुकवाने के इरादे से लड़की के घर पहुंचा था और दोनों पक्षों में बहस और मारपीट हो गई। हंगामे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें प्रेमी लगातार लड़की से साथ चलने की बात करता दिख रहा है, जबकि परिवार उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय पुलिस की पहुंच के बाद विवाद को शांत कराया गया। फिलहाल किसी पक्ष के मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगली खबर, 100 करोड़ संपत्ति विवाद, निलंबित DSP ऋषिकांत शुक्ला पर नए सबूत जारी। शिकायतकर्ता ने उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश के निलंबित DSP ऋषिकांत शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में विजिलेंस जारी। शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला ने सोशल मीडिया पर
डीएसपी और उनके परिवार के साथ अपने पारिवारिक कार्यक्रमों की तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग साझा किए हैं। मनोहर शुक्ला का दावा है कि उन्होंने डीएसपी के परिवार के आयोजनों में हिस्सा लिया और संपत्ति लेन देन के दस्तावेज भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह अपराधी था तो क्यों परिवार के कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता और रेड एग्रीमेंट किया गया। विजिलेंस टीम इन नए सबूतों की गहन जांच करेगी। अब तक जांच में 12 संपत्तियां सामने आई है जिनकी कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई है। मनोहर शुक्ला के बारे में जो एक झूठे षड्यंत्र मेरे ऊपर कर रहा है, मनोहर शुक्ला के बारे में जो मैंने कुछ जानकारी की है, वो श्री प्रकाश शुक्ला जो माफिया था, जो मारा गया था, उसका पड़ोसी है, उसके गांव का रिश्तेदार है, इसके रिलेशन में भी आता है। ऐसा है, वो अपराधिक तत्व है, वो मुहूरी करता था। इसी की आड़ में मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहा है। वो उसकी जो बातें बताई जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है और इसमें कोई तथ्य नहीं। आजमगढ़ एनकाउंटर 50 मुकदमे में वांछित इनामी अपराधी वाकिफ ढेर। रौनापर थाना क्षेत्र के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 मुकदमे में वांछित और 50,000 का इनामी वाकिफ मारा गया। एसटीएफ, स्वाट टीम और सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाकिफ को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाते समय मृत घोषित कर दिया गया। वाकिफ पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी और अवैध गौ तस्करी सहित 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में उसके 3 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने इसे पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताया। अगली खबर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी क्योंकि वह उसे पढ़ने के लिए बोलती थी। आरोपी लड़का मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लड़के ने अपनी मां पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़का हत्या का स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मां उसे पढ़ने के लिए बोलती थी, जिससे वह परेशान हो गया था। ग्राम बरकच थाना व्यवहारी अंतर्गत एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल है की मृत्यु हो गई है। आज सुबह गांव वालों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई। गांव के लोगों ने जब उसके घर पे देखा तो महिला की डेड बॉडी एक कमरे में थी और दूसरे कमरे में प्रतिका का एक बच्चा लड़का जो सो रहा था, जो नाबालिग है लड़का। इस संबंध में नाबालिग लड़के को पुलिस से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपनी मां की हत्या करना 4 तारीख को बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 4 तारीख से अभी तक जो पड़ोस वालों से बातचीत और जानकारी मिली है, 4 तारीख की रात की घटना के बाद 5 तारीख को दिन इनका घर दिन भर बंद रहा। किसी की बाहर कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसी वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों को संदेह हुआ और आज उन्होंने घर के अंदर जा करके देखा, तब उन्हें ये दृश्य दिखाई दिया। वो जो लड़का था उसको राउंडअप किया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हत्या का कारण क्या है सर? हत्या के कारण के विषय में अभी जो आरोपी है उसका कहना है कि माँ उसे पढ़ने के लिए कहती थी, डांटती थी, डपटती थी, तरह तरह की बात आरोपी बदल बदल के कह रहा है। अभी इस संबंध में पुष्टि की जाने के बाद ही अंतिम रूप से तय हो सकेगा कि हत्या का कारण क्या था। आरोपी नाबालिग है। आरोपी की उम्र 16 साल है। अगली खबर राजगढ़ नगर परिषद बैठक में एमएलए और पार्षद के बीच नोकझोंक, अध्यक्ष फूट कर रोई। राजगढ़ जिले की खिचलीपुर नगर परिषद की विशेष बैठक में विधायक हजारीलाल डांगी की मौजूदगी में अध्यक्ष राम जानकी मालाकार और कुछ पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। जल यंत्रालय की भूमि पर बाउंड्री वॉल और जनपद भवन निर्माण को लेकर विवाद भड़का। विधायक और पार्षद संदीप शर्मा के बीच बहस के दौरान अध्यक्ष नाराज हो गई और फूट कर रोने लगी। महिला पार्षदों और विधायक ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बैठक को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। अगली खबर जेपी का आरोप, नेहरू ने वंदे मातरम से मां दुर्गा के छंद हटाए।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के मां दुर्गा से जुड़े छंद जानबूझकर हटा दिए थे ताकि वह समुदायों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेहरू की हिंदू विरोधी सोच आज राहुल गांधी में भी दिखाई देती है। केसवन ने नेहरू के सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने राष्ट्रीय गीत के देवी से जुड़े छंद हटाने की बात कही थी, जबकि नेताजी पूरे गीत को अपनाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति करती रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश की साझा विरासत को सम्मान दे रहे हैं। वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से आया और इसे आजादी की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने सीएम रेवंत रेड्डी को चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बड़ी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती करवाए। संजय कुमार ने रेवंत रेड्डी पर मुस्लिम दृष्टिकरण का आरोप लगाया और कहा कि जुबली हिल्स के हिंदुओं को वोट बैंक बनाना चाहिए। संजय ने यह भी कहा कि ओवैसी 2047 तक देश को इस्लामिक बनाने का सपना देख रहे हैं और अगर इन्हें वोट के लिए टोपी पहननी पड़े तो वे अपना सिर कटवा देंगे। जुबली हिल्स विधानसभा चुनाव 11 नवंबर को होगा और नतीजा 14 नवंबर को आएगा। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं